वेलकम बैक नाज़रीन। किसी भी मुल्क में सार्फिन को कार्टलाइजेशन और नाजायज़ मुनाफाखोरी से बचाने के लिए कॉम्पिटिशन लॉज और अथॉरिटीज़ इंतहाई कलीदी किरदार अदा करती हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकनॉमिक ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के मुताबिक पाकिस्तान के लिए पायदार इक़्तिसादी तरक्की एक तरजीह है और मुसाबकी पॉलिसी के अहदाफ को इस वसी मकसद की हमायत करनी चाहिए। किसी भी मुफीद तरक्की की हिकमत अमली को सबसे पहले इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि वसाइल को किस तरह दोबारा मुख्तस किया जा सकता है। तमाम शोबों में बिलखसूस ख़ास तौर पर कम से लेकर मतलब मिनिमम से लेकर मैक्सिमम पैदावारी जो शोबे हैं उसमें कैसे ग्रो करना है। जदीद या आला म्यार की मसनूआत और ज़्यादा मौसर पैदावारी अमल से इस तब्दीली को मुकाबले को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। इस ज़िम्मन में पाकिस्तान में मुसाबती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बुनियादी जिम्मेदारी तिजारती और इक़्तिसादी सरगर्मियों के तमाम शोबों में आज़ादाना मुसाबकत को फ़रोग देना, मुआशी कारकर्दगी को बढ़ाना और सार्फिन को मुसाबकती मुखालिफ रवैये से बचाना है। मुसाबती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ शोबों में कार्टलाइजेशन की तहकीकात करने के बाद इंतहाई मौसर तरीके से कार्टल्स को बेनकाब करते हुए अरबों रुपए के जुर्माने किए। मुसाबती कमीशन ने मिली भगत से चीनी की कीमत में इजाफा करने के खिलाफ भी इंक्वायरी की और शुगर कार्टल्स पर 44 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया था। पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन और शुगर मिल्स ने जुर्माने को अदालतों में चैलेंज कर दिया। इस वक्त शुगर मिल्स के 127 केसेस मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 24, लाहौर हाई कोर्ट में 25 और सिंध हाई कोर्ट में 6 और मुसाबकती अपीलेट ट्रिब्यूनल में 72 मुकदमात इस वक्त ज़ेर इल्तवा हैं। इसी तरह सीसीपी इन मुश्किलात के खिलाफ जदोजहद करता है जो अक्सर मजबूत हुकूमती कंट्रोल की एक तवील रवायत के साथ मईशत में मुसाबकती मुख्तलिफ इदारों को जो मुख्तलिफ जगहों पर चैलेंज कर रही होती हैं। मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब तक मजमूई तौर पर 29 शोबों में कार्टलाइजेशन के खिलाफ तहकीकात करने के बाद मजमूई तौर पर 68 अरब रुपए का जुर्माना आयद कर चुका है, जिसमें शुगर मिल्स को 44 अरब रुपए जुर्माना आयद किया गया, टेलीकॉम कंपनियों को 11 अरब 50 करोड़ रुपए, सीमेंट कंपनियों पर 6 अरब 30 करोड़ रुपए जुर्माना अदा करने के साथ साथ पोल्ट्री, पावर, स्टील, एविएशन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तेल और गैस, बैंकिंग, सेहत, इंश्योरेंस, पेंट्स, रियल स्टेट, तालीम, कोरियर सर्विस की मुख्तलिफ कंपनियों को कार्टलाइजेशन की शिकायत पर पॉलिसी नोटिस भी नाज़रीन इसी इशूज़ पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं असफंदियार खटक। आप डीजी मीडिया हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। खटक साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं जानना चाहूँगा जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के क़याम का मकसद था कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में कार्टलाइजेशन को डिस्करेज किया जाए, अवाम से नाजायज़ मुनाफाखोरी कोई ना कर सके और मुख्तलिफ सनतों को भी ग्रो करने का प्रॉपर मौका मिले, तो मुसाबती कमीशन इस अपने मकसद के हसूल के लिए किस हद तक कामयाब हो सका है अब तक? बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। आपने नहायत जामे अंदाज में कंपटीशन के फ़वाइद के बारे में बताया। थोड़ा सा कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क़याम क्यों अमल में लाया गया, इसको थोड़ा सा इसका पस मंज़र बताना ज़रूरी है। 1970 की दहाई में पाकिस्तान में नेशनलाइजेशन का प्रोग्राम शुरू किया गया। 1972 से 1977 तक 31 बड़े कारोबारी इदारों को नेशनलाइज किया गया, कौमी तहवील में ले लिया गया। अब इस दौरान एक इदारा मोनोपोली कंट्रोल अथॉरिटी कायम किया गया। इस इदारे का मकसद ये था कि जो मार्केट कंसंट्रेशन है और जो दौलत का इर्तिकाज है उसके ऊपर नज़र रखे, लेकिन उसके इख्तियारात काफ़ी महदूद थे। 1990 की दहाई में शुरू किया गया जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम था वो 2010 तक जारी रहा और इस दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान में डी रेगुलेशन की गई, प्राइवेटाइजेशन की गई और एक फ्री मार्केट इकोनॉमी को फ़रोग़ दिया गया। इस दौरान अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी भी आ गई। लेकिन हमने देखा कि जब मईशत से रियासती मोनोपोली का खात्मा हो गया तो खरबों रुपए की अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी के साथ साथ मईशत में हर शोबे में इंतहाई बाअसर लोगों ने भी कदम जमाना शुरू कर दिए। अब इनमें जागीरदार, सरमाएदार और सियासतदान भी शामिल थे। इस बात का खदशा पैदा हो गया था कि कहीं मईशत को यरगमाल न बनाया जाए, रियासती मोनोपोली कहीं प्राइवेट मोनोपोली में शिफ्ट ना हो जाए। इस मकसद के लिए कहीं पे मार्केट की कारकर्दगी फेल ना हो जाए और मार्केट अब्यूज़ के जैसे रुझानात ना पैदा हो जाएं। तो इस मकसद के लिए पाकिस्तान में 2007 में कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क़याम अमल में बिल्कुल खट्टर साहब, ये अच्छा ऑब्जेक्टिव था और वक्त की ज़रूरत भी है और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है आपकी सारी एफर्ट्स को। लेकिन जब आप इतने बड़े ग्रुप के खिलाफ, एक बड़े सेक्टर के खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं, इंक्वायरी करती हैं, आपको फाइंडिंग्स मिल जाते हैं कि यहाँ पे कार्टलाइजेशन हुई है। बेशुमार मरतबा आप लोगों की प्रेस रिलीज इशू हैं जिसके अंदर साबित होता है कि किसी एक मखसूस शोबे के अंदर जब आपने कार्रवाई की तो कार्टलाइजेशन पकड़ी गई। लेकिन जब आप उनके खिलाफ प्रोसीड करते हैं, जुर्माना आयद करते हैं, तो अब उनके पास बड़े बड़े नामी ग्रामी वकील मौजूद हैं, मामला अदालतों में चले जाते हैं और फिर मामला वहाँ पर स्टक हो जाते हैं। उस नहज से बचने के लिए जो आपका ऑब्जेक्टिव था कार्टलाइजेशन का खात्मा, जब वो मामला अदालत में चला गया और सालों निमटता नहीं है तो वो ऑब्जेक्टिव फेल हो जाता है।
تو اب عدالتوں میں معاملات کو ایکسپیڈائٹ کرانے کے لیے کیا اسٹریٹجی اڈاپٹ کی جاتی ہے؟ بڑی صاحب آپ نے نہایت اہم ایک موضوع کی طرف اشارہ کیا ہے. بنیادی طور پہ جب یہ کمپٹیشن کمیشن بنا تو فرام دا ڈے ون پہلے ہی دن سے کمپٹیشن کمیشن کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. اور وہ چیلنجز کیا تھے؟ 2007 میں کمپٹیشن آرڈیننس نافذ ہوا. 2010 تک کمپٹیشن آرڈیننس کو کمپٹیشن ایکٹ میں تبدیل نہیں ہونے دیا گیا. 3 سال تک 3 بار کمپٹیشن آرڈیننس لیپس ہوا اور جو انتہائی بااثر لوگ تھے انہوں نے اس قانون کو ایکٹ میں تبدیل نہیں ہونے دیا گیا.